Assalamualaikum friends, this is your boy Slasher and you're watching educational channel Slasher Education. So guys, today we are going to understand the concept of ionization energy और सिर्फ ionization energy ही नहीं इसके ट्रेंड्स को भी स्टडी करेंगे. जो फर्स्ट ionization energy, सेकंड ionization energy और थर्ड ionization energy है जो फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में रिक्वायर है उसका लेक्चर मैं बाद में दूंगा, उसका भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिए. अच्छा, ये टॉपिक का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी. सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली होती क्या है, तो डेफिनेशन से इसको अंडरस्टैंड करेंगे. फिर बता दो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ना उसको छोटा छोटा यानी तोड़ तोड़ के पढ़ें, तो वही तरीका आजमाएंगे. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. अच्छा, पहले बात इन्होंने कर दी कि जो कम अज़ कम अमाउंट है, अमाउंट किस चीज़ की, एनर्जी रिक्वायर है. ठीक, रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. अच्छा, इससे हमें पता चल गया कि हम लोगों को एक चीज़ रिमूव करनी है, यानी कोई ना कोई चीज़ तो हमें रिमूव करनी ही है. और रिमूव किसको करना है, हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है. और जो मोस्ट लूजली बाउंड लिखा हुआ है ना उसको हम लोग इस चीज़ से अंडरस्टैंड करेंगे, द वेलेंस इलेक्ट्रॉन. वेलेंस टर्म से शायद आप लोग पहले से आगाह होंगे, अगर नहीं है तो मैं बता दूँ कि एक एटम में जो डिफरेंट शेल्स होते हैं ना उसमें समझ लीजिए जो सबसे बाहर वाले यानी द आउटर मोस्ट शेल इज़ द वेलेंस शेल. ठीक, तो जो लूजली बाउंड होगा वो आखिर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो होगा, इसलिए वही रिमूव होगा. ऐसा नहीं कि कोई अंदर वाले शेल से कोई इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर सकें. ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम और मॉलिक्यूल. अच्छा, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, इसमें जो न्यूट्रल गैसियस एटम और मॉलिक्यूल है इस टर्म को मैं बाद में मतलब कि एलेबरेट करूँगा, क्योंकि इसका आगे मतलब कि काफ़ी यूज़ है जिस जो कंसेप्ट गिविंग में थोड़ा मसला क्रिएट करती है. इट इज़ क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि एक इक्वेशन, ये एक इसकी जनरल फॉर्म बनी हुई है जिससे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को समझ सकते हैं. अच्छा, इसमें जो सबसे मेजर चीज़ वो ये कि जो एनर्जी है वो मैंने एरो के लेफ़्ट साइड पे लिखी है यहाँ पे. इसका मतलब ये हुआ कि इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की, यानी कि इसको एनर्जी रिक्वायर है, हैंस इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं, याद रही, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. ये जो एक्स है इसको कहते हैं वेयर एक्स इज़ एनी एटम और मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ आयनाइजेशन, यानी कि एक्स एक ऐसा गैसियस एटम है जिसके ऊपर आयनाइजेशन की जा सके. अच्छा, अभी इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो ये जो हमारे पास एक एटम या मॉलिक्यूल है इसको हम लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये एक आयन बन गया, पॉजिटिव आयन, और ये हमेशा पॉजिटिव आयन ही बनेगा क्योंकि ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा. ठीक, तो ये जो ई है ये रिप्रेजेंट करे इलेक्ट्रॉन को, यानी कि हम लोगों ने इसको एनर्जी प्रोवाइड की और इसका जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन था इस एटम ने या मॉलिक्यूल ने वो अपने अंदर से रिमूव कर दिया. अच्छा, तो वो जो टर्म्स मैं कह रहा था कि न्यूट्रल गैसेस एटम, अभी उसको अंडरस्टैंड करेंगे. न्यूट्रल से क्या मुराद है? न्यूट्रल जो डिक्शनरी वाला मीनिंग यानी कि उस पर कोई चार्ज भी ना होना, यानी कि ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव. न्यूट्रल रिफर्स टू न्यूट्रल चार्ज ऑन द एटम. हम लोग कहते हैं कि एक एटम जो है ना वो न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स कैंसिल द इफेक्ट ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैंस एटम इज़ न्यूट्रल. इस हवाले से कहते हैं कि एटम जो है ना वो न्यूट्रल है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो सेम होती है. जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई आगे, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम आर द सेम, यानी कि एक एटम में जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम होनी चाहिए. अभी गैसियस से क्या मुराद है? गैसियस रिफर्स टू गैस फेज ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जो हम लोगों ने फिजिकल स्टेट्स पढ़ी हैं लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसमें जो गैस है उस गैसियस वर्ड जो वो गैस से रिलेटेड है, यानी कि गैस फेज. आगे चलते हैं. जैसे मैंने बताया था कि इसके डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, यानी कि पीरियड में इसका क्या एक पीरियड क्या होता है? पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट, और ग्रुप टॉप टू बॉटम यानी कि कॉलम्स होते हैं. द आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज. अच्छा, इस स्टेटमेंट से हमें इतना पता चल गया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी वो तो मतलब कि लेफ़्ट टू राइट एक पीरियड में इंक्रीज़ करेगी ही करेगी. लेकिन क्यों करेगी? रीज़न देख लेते हैं. दिस इज़ बिकॉज एज वी मूव लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, यानी कि जब हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं एक पीरियड में, अटोमिक रेडियस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस. अच्छा, ये जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं जिसमें ये पर्पल कलर के बॉल्स हैं, ये इनके अटोमिक साइज़ हैं एलिमेंट्स के, जो पीरियोडिक टेबल है उसका.
अभी देखिए जो लेफ़्ट साइड पे है यहाँ पे बड़े बड़े बॉल्स हैं, और जो फिर राइट की तरफ मूव करें तो बॉल्स जो हैं वो छोटे हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करती है। लेकिन इनके डिक्रीज़ करने की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन वो इंक्रीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अच्छा जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का था, अगर इस टर्म में से इफेक्टिव निकाल दे तो पीछे बच गया न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर वर्ड जो है ना वो बिल्कुल न्यूक्लियस जैसा ही लगता है, हैंस वो चार्ज जो न्यूक्लियस पे होगा। अभी न्यूक्लियस में दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, यहाँ होगा प्रोटॉन, यहाँ होगा हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक, आई मीन दोनों इकट्ठे ही होते हैं। तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं है, इसलिए जो न्यूक्लियस है वो सारा का सारा होगा पॉजिटिव। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ करेगा, यानी कि न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। क्योंकि एक जब हम लोग पीरियड में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स, यानी कि शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं करते, शेल्स इंक्रीज़ नहीं करते। ये बाद में मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू समझाऊंगा। अभी टॉपिक की तरफ आते हैं। हैंस न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली टू इटसेल्फ। याद रही, जब भी हम लोग एक पीरियड में मूव करते हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं करते। वो मतलब कि नंबर ऑफ़ शेल्स जो है ना वो कांस्टेंट रहते हैं, यानी उतने ही शेल में जो है ना फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड टिल एंड ऑफ द पीरियड नंबर उतने ही रहते हैं। हैंस न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो वाइट कलर की पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि लेफ़्ट टू राइट जो है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, और यहाँ पे टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर नोटिस किया जाए तो इसका एरो जो है ना वो ऊपर वाली साइड पे है। इसका मतलब है कि अगर ये नीचे वाली तरफ होता एरो तो यहाँ पे लिखा होना था डिक्रीज़, यानी कि ये फ़ोटो बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर इसकी समझ आ गई तो ट्रेंड्स इन ग्रुप्स में चलते हैं। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अच्छा, ग्रुप में हमें पता चल गया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ करती है। लेकिन क्यों डिक्रीज़ करती है उसकी रीज़न देखते हैं। दिस इज़ बिकॉज एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, वर्टिकल कॉलम, ये जो वर्टिकल कॉलम है ना, यानी H से FR, इनको ग्रुप्स कहते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज़, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है, जैसे पिछली फ़ोटो में हम लोगों ने देखा जो बॉल्स थे पर्पल कलर के, जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ करती है टॉप टू बॉटम, यानी कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा एक ग्रुप में। हैंस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस। अगर आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो कंपस वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। जब भी आप लोग कंपस को ज़्यादा खोलें तो एक बड़ा सर्कल बनता है, और ज़्यादा खोले तो उससे भी बड़ा सर्कल बनेगा। तो बड़े सर्कल के बनने की वजह से जो रेडियस है, यानी कि सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। हैंस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस, यानी कि जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगा क्योंकि साइज़ बड़ा है। सो द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। अभी जो हमें पता है कि एक एटम में मतलब कि कई डिफरेंट शेल्स होते हैं। अभी जो पीरियड में जो शेल्स हैं वो तो कांस्टेंट हैं, यानी कि वो नहीं बढ़े। लेकिन जब हम लोग एक ग्रुप की बात करें तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं। जैसे वो पर्पल बॉल्स की एग्जांपल ले लें, तभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फैले हुए हैं, तो न्यूक्लियस उन सबको अट्रैक्ट करेगा। ठीक, अभी जो उसकी अट्रैक्शन है वो अभी डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आउटर मोस्ट, यानी कि जो सबसे आखिर वाला है, उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। ये थी इनकी बेसिक रीज़न। अभी वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मैं कह रहा था उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, मैंने ये पीरियड 3 लिया हुआ है, यानी कि नंबर 3 वाला पीरियड है, उसके एलिमेंट्स की बात करूँ, जैसे Na यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन एंड आर्गन। अच्छा, इनकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, ये 3s1, 3s2, 3p। अभी इन सब को उसने ब्लू कलर में, यानी कि एक कॉन्स्टेंट, एक कंसिस्टेंसी कलर उसने शो किया है। इसका मतलब है कि जो शेल है हमारा वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि 3 3 3 3 3 3, यानी कि 3 नंबर चेंज नहीं हो रहा। ठीक, इसलिए जो यानी कि शेल है वो हमारे पास कांस्टेंट, यानी कि पीरियड में सेम रहेगा। जब हम लोग टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप की बात करें तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाते हैं विद अ ग्रेट नंबर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।